नमस्कार। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। आज हम जिस बात पे चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर है वो है दुषा, एक बेटी की मौत। भोपाल में मॉडल दुषा शर्मा की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अहम बातें खुलकर सामने आई हैं। एम्स भोपाल की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि दुषा की मौत फांसी लगाने से हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 12 मई की रात करीब 8 बजे उनकी मौत हुई। साथ ही उनके हाथ पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मौत के करीब 1 हफ्ते पहले दुषा का अबॉर्शन भी हुआ था। एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दुषा की मौत एंटीमॉर्टम हैंगिंग यानी जीवित अवस्था में फंदा लगाने से हुई है। डॉक्टरों ने गर्दन पर ऊपर की तरफ जाता हुआ लिगेचर मार्क पाया गया है, जो कि आमतौर पर लटकने से होता है, जो आमतौर पर फांसी के मामले में देखा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्दन की अंदरूनी मांसपेशियों में दबाव और रक्तस्राव के निशान मिले हैं। हालांकि हाइरॉइड बोन जो हड्डी आपके गर्दन के पीछे होती है और गर्दन की हड्डियां सुरक्षित पाई गई हैं। डॉक्टर के मुताबिक शरीर पर किसी बड़े संघर्ष या घातक हमले के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि हाथ समेत शरीर के कुछ हिस्सों पर हल्की चोट और खरोंच के निशान जरूर पाए गए हैं। पुलिस अब तक यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह चोट दुषा को कैसे आई। दुषा का पति फरार है। उनकी सास, जिस पे आरोप थे, वो जमानत पर बाहर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुषा के कैरेक्टर पे, दुषा के व्यवहार पे और दुषा को ही आरोपी ठहराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दुषा के पति फरार है। रेड अलर्ट, उनको ढूंढने के लिए हर जगह जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और आगे की बात क्या होगी ये उसके पति की गिरफ्तारी के बाद ही होगी। लेकिन अभी तक जो मामला हमारे और आपके सामने आया है उससे ऐसा लगता है कि ये मौत सामान्य नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या का भी मामला हो सकता है कि क्योंकि जिस बेल्ट से गले पे निशान है वो बेल्ट पुलिस को अभी तक मिली नहीं है। और वो बेल्ट जब मिलेगी तो उसके बाद केवल गर्दनों के निशान नहीं बल्कि उस पर हाथ के निशान भी देखे जाएंगे। कहीं किसी ने जबरदस्ती उन्हें फंदे पे लटकाया तो नहीं है। बहुत सारे एंगल हैं जिसकी अभी जांच होनी है और उस जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो आत्महत्या थी या हत्या। लेकिन एक बात तो जरूर है कि अगर यह आत्महत्या भी है तो आत्महत्या के लिए मजबूर किसे किया? जिसकी शादी के अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, उसने अगर आत्महत्या की, उसने अगर अबॉर्शन किया तो इसके लिए मजबूर उसे किसने किया? इसी पे करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले उनके माता पिता ने क्या कहा है, पहले उनको सुनते हैं। मैं विक्टिम तुजा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से, जब 12 तारीख की 10:05 तक हमारी बात हुई बिटिया की और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई और हमें इसकी खबर जो है हमारे लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फोन उठाया गया। गिरिबाला सिंह जो उसकी सास थी और उन्होंने उसको बताया कि शी इज नो मोर। और उसके बाद वहां से हम चल दिए हैं। हम यहाँ पर आए हैं। हम 4 दिन तक संघर्ष करते रहे हैं। पहली फर्स्ट FIR के लिए हमारी 0 FIR तक नहीं ली जा रही थी और हमसे ये बोला कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो PM रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने इस PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन। और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे न कैसे डिकम्पोज हो जाए। और आप PM2 के लिए इतना रोड़ा अटका रखा है कि वो कब तक जो है PM2 के लिए बॉडी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट होगी। मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद कम है क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जुड़ करके काम कर रहा है और हमें दबाया जा रहा है। कल भी जब गिरिवाला सिंह जी की एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट की, जो कि एक आज ऐसा ब्लैक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है फ्यूचर के लिए कि कोई भी सास इन ग्राउंड्स पर जो है बेल उसको प्राप्त हो जाएगी आने वाले समय में। ये कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए
यहाँ से दिल्ली या किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। हमारी यहाँ पे जल्दी से यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर हम केस उधर ट्रांसफर किया जाए। उसको पीओवी रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, और हमारी जान के लिए भी खतरा है। यहाँ पर हमारे लिए जान का खतरा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, मेरा महिला आयोग से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि इस केस को सुनवाई की जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि वो अपनी निगरानी में इस केस को लें और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेट करें। यहाँ पर एसआईटी जो गठित की गई है वो इन्हीं लोगों के नीचे है, तो मेरे को न्याय की उम्मीद बहुत कम है। मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी महानुभावों से कि इस केस में जो है प्लीज हमारा जो है हेल्प की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। तो एक बेटी की मौत हुई है और माता पिता सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय दिलवाने की। दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की जा रही है, उसके बाद इन्हें जान का भी खतरा है और इनका कहना कि रसूखदार परिवार है, दबाव बनाया जा रहा है केस को चूंकि बॉडी अगर जितनी देर से पोस्टमार्टम की इजाज़त मिलेगी दूसरी उतनी देर में बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। फिर जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको डिफेंस के लिए और एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो आरोपी हैं रसूखदार हैं और लॉयर हैं, वकील हैं, पूर्व जज हैं, इसलिए उन्हें पता है कि कानून के रास्ते से बचाव किस तरीके से होता है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे भी परिचय करें। बरखात रेहान जी हैं, सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पुरुष आयोग की अध्यक्षा भी हैं, और इसके अलावा तनुज दीक्षित वरिष्ठ अधिवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं। एक अजय पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे एनालिस्ट के तौर पे। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इन्होंने, जो सास है राजबाला जिन पे यह आरोप है कि उसने जमानत उसे मिल गई है, जो लड़के यानी जो दिशा के जो सास है उसने क्या कहा था, एक बार उनकी बात को भी सुन लेते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, जो सास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात कही है उनको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपने गेस्ट से आपको, अपने जो मेहमान हैं हमारे, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ बरखात रेहान जी हैं, तनुज दीक्षित जी हैं, अजय पत्रकार जी हैं, और एक हमारे साइकोलॉजिस्ट योगेंद्र जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी गेस्ट के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले चलेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको उनकी सास राजबाला का जो है वो प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे, और फिर उसके बाद गेस्ट से बातचीत भी करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा एक बेटी की मौत पे, और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि उनकी सास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या सफाई दी है, उससे पहले आप सुनाते हैं। एक बार मैं कहूंगा कि एक बार उनकी सास की बात को सुनाएं। खराब था ये, मतलब जो अभी तक की बात निकल के सामने उसके साथ कैरेक्टर खराब नहीं था सर। अगर एक बच्चे को आप बहुत जल्दी ग्लैमर वर्ल्ड में घुसेरोगे, ये फादर ने क्लेम्ब्यूटेरॉल उसको बहुत शुरू में जब छोटी थी वो जो दी जाती है कैसी, टू जस्ट टू रिड्यूस वेट एंड टू हैव अ गुड फिगर, ऐसा खुद बताती थी कि फादर हैज रियली पुश करें। देखो, मैं बीच में मेरे वादे का नहीं है, वो फैमिली वाले मेरे पास आए थे, उसने अपने एक एप्लीकेशन दिया था, मैंने उनको ये कहा था कि पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर दोबारा पीएम होता है तो, लेकिन और उनका एप्लीकेशन हमने अपनी केस डायरी का हिस्सा भी बना लिया। अब उसमें ये परमिशन देनी या नहीं देनी तो ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, सुनवाई होगी, पुलिस अपना पक्ष रखेगी, तो क्या पुलिस अपना जब पक्ष रखेगी तो ये बात PM2 को लेकर नहीं, पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है, अगर दोबारा पीएम करवाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसमें जो आरोपी जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, आपने नाम भी घोषित किया है, तो परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि As sir has rightly brought out, हम यहाँ पे कोर्ट के जो
अंदर होना है, जो फाइनल डिसीजन होना है, उसके जजमेंट पास करने नहीं आए। वी आर हियर टू क्वेश्चन द प्रोसेस। द फर्स्ट कॉल दैट वाज मेड टू द पुलिस was made by us, not them. And they claimed that they were in a hurry trying to save her. The video that has resurfaced clearly shows Girbala Singh moving in a very calm fashion, walking up and down the stairs, had all the time in the world, having all the knowledge of the judiciary. She had all the access and the ability to call the police, which was exactly 30 seconds away from her home. Why did she not make that call? After that we have reached here. It took us good 3 days to file the FIR. More than 3 days. 15 तारीख अर्ली मॉर्निंग सुबह 2:30 बजे जाके हमारी FIR लॉन्च हुई है। उससे पहले ही उनकी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन भी आ चुकी है। It is all a well orchestrated effort on their end. The fact that she was given bail on grounds of being a non-threat 63-year-old woman of repute clearly doesn't justify her actions, which says the exact opposite of how she's behaving. A non-threat is sending people to threaten my 61-year-old father inside the court. A non-threat is sending people to threaten my family, telling them कि हम तुम्हें 30 आदमियों से पिटवा देंगे. A 63-year-old threatening a 61-year-old. How is that justified? A non-threat making comments on the media, false comments which have been proven wrong. And nobody's asking questions. Who gave her the authority to put such remarks on my dead sister? Why are we not asking where is Samad Singh? Why is he absconding? Why are we not asking? Why are they not asking for the second post-mortem? If she allegedly so wishes that my sister completes her last rites, so do we. Allah nahi. तो सवाल गंभीर हैं और दुशा की मौत पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके जवाब भी मिलने चाहिए, क्योंकि दुशा की मौत जो है वो कोई सामान्य हालत में नहीं हुई थी, संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, लेकिन दरअसल ये मौत का मामला नहीं है। ये साबित करना पड़ेगा कि ये आत्महत्या ही है, और अगर आत्महत्या भी है तो आत्महत्या के लिए मजबूर किसने किया? जो पति फरार है उसके आने के बाद ही बातें चलेंगी। लेकिन जिस तरीके से सारी चीज़ों को समेटा जा रहा है, जिस तरीके से सारी चीज़ों को व्यवस्थित की जा रही है, और एक वकील परिवार है, एक जज परिवार है, वो आरोपी है, तो वो चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पढ़ा लिखा अपराधी जो करता है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ बरखा त्रेहान जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और अपना पुरुष आयोग चलाती हैं। इसके अलावा अजय पत्रकार जी हैं हमारे साथ, और एक मनोवैज्ञानिक भी हमारे साथ है। सबसे बात करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं तनुज जी से करना चाहूँगा। तनुज जी, जो आरोप अभी दुशा के जो भाई हैं वो लगा रहे थे कि चूंकि परिवार जो है लीगल बैकग्राउंड से है, उन्हें पता है कि किस तरीके से सबूतों को मिटाया जाता है, सबूतों से छेड़छाड़ की जाती है, केस को किस तरीके से बनाया जाता है, कोर्ट में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, उसको डिफेंड कैसे किया जाएगा, और वो सारी चीज़ें उसी तरीके से कर रहे हैं। और इसीलिए लोगों को डर है, खासतौर पे पीड़ित परिवार को डर है कि ये चीज़ें सबूतें मिटाई जा रही हैं और उनकी बहन को न्याय नहीं मिल पाएगा। आप क्या कहेंगे तनुज जी? तनुज जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी, तनुज दीक्षित से बात कर रहा हूं मैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो इस मामले में एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है। आवाज इको हो रही है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। वो इको हो रही है आवाज। एक मिनट, आवाज ऑडियो ठीक करें, दूसरे को इको जा रहा है। जी बोले तनुज जी। जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चाहे सुसाइड हो या हत्या हो, लेकिन किसी बेटी की डाउरी डेथ हुई है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है आज भी समाज में, क्योंकि जिस तरीके से शरीर पे कई सारे चोट के निशान हैं, वो रस्सी, वो बेल्ट जो पोस्टमार्टम में सबमिट होना था वो वहां जमा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा प्रश्न है उन सभी जांचों का, उन सभी मुद्दों का, जिसके लिए आज यहाँ हम गंभीर चर्चा भी कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि अगर पारदर्शिता है इस मामले में, तो इसमें स्पष्ट रूप से सारे मामले के जो भी एविडेंस है वो सब प्रस्तुत होना चाहिए, चाहे वो वीडियो फुटेज से सामने आ रहा है, चाहे वो जिससे सुसाइड की बात कही जा रही हो रस्सी हो, चाहे जिससे गला घोटा गया हो ऐसा माना जा रहा है, या जो भी है, तो जब तक चीजें हाथ में नहीं होंगी, सामने नहीं होगी, वो दोबारा रीपोस्टमार्टम की जो डिमांड है वो केवल इसी विषय पर है कि क्योंकि यहाँ पर एक वो पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके रिलेटिव्स कहे जा रहे हैं, हर जगह पर कनेक्शंस हैं, तो ऐसा ना हो कि जांच में फेरबदल हो, इसीलिए अदर स्टेट में जाकर के एक बार रीपोस्टमार्टम की डिमांड पेशा के लिए की जा रही है। मुझे लगता है कि बेहद संवेदनशीलता से इस मामले को लेना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है तो इसमें तमाम तरीके की जो धाराएं इसमें होती हैं वो इसमें लंबित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए सख्त से सख्त। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर द्विवेदी भी हमारे साथ बैठे हैं। द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। और आपसे मैं सवाल इसलिए करूंगा क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनकी सास ने, उसमें उन्होंने कहा कि बच्ची को जो है कम उम्र में ग्लैमर की दुनिया में ढकेल दिया गया और इसलिए बच्ची जो है इस शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझ नहीं पाई और एबॉर्शन जो कराया और इसकी वजह से उसने सुसाइड की। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सही है, या इस पे आपका क्या टेक है? एज ए मनोवैज्ञानिक, एज ए साइकोलॉजिस्ट, आप क्या कहेंगे? ये जांच अभी तो चल रही है, लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कहूँगा कि ग्लैमर की दुनिया से एक अच्छी बहू कोई नहीं हो सकता, ये कोई गारंटी नहीं है। और बहुत सात्विक होकर भी आदमी अपने बहू के धर्म को निभाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये कोई बात नहीं होती है। आजकल महिलाओं के समक्ष बहुत से चैलेंजेस हैं, मल्टीपल रोल्स हैं, ब्रेड अर्निंग के साथ साथ परिवार चलाना है। तो मेरे ख्याल से सास का ये कहना कि ग्लैमर की दुनिया में ज़्यादा जाके वो एक अच्छी बहू नहीं हो सकती हैं, इसमें कोई वजन नहीं है। आजकल महिलाएं वो है जो रॉकेट चला रही हैं, जो कि एयरफोर्स पायलट चला रही हैं। तो इस तरह की ट्रेडिशनल और टिपिकल माइंडसेट से निकलना होगा कि महिलाएं मल्टीपल रोल दे रही हैं, मेडल्स ला रही हैं कॉमनवेल्थ में, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है। एक अच्छे ग्लैमर की दुनिया में एक्टिव रह के भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कंपेनियन बन सकती है। इसलिए सास की बात से हम वाजिब नहीं है। हो सकता है उनकी तरफ से जस्टिफिकेशन हो अपनी बात को, या हो सकता है ये फ्रेम करने की कोशिश हो दिशा को, या हो सकता है एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी हो सकती है सास द्वारा। बिल्कुल, ये चरित्र हनन, मुझे तो लगता है कि एक बेटी का चरित्र हनन किया जा रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन है। मौत के बाद जो है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। बरखा जी हमारे साथ हैं। बरखा जी, आपके पास आऊंगा। आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये करीब 8वां दिन है आज, लेकिन अभी तक जो है पति फरार है। अगर सामान्य केस होता, सामान्य आरोपी होते, तो सास को, उसके परिवार के दूसरे लोगों को पुलिस उठा के ले जाती, उससे पूछती, उससे थर्ड डिग्री करती उसका, और उससे पूछती कि बताओ कि पति कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ तुमने छुपाया हुआ है। लेकिन चूंकि रसूखदार परिवार है, पुलिस उस पर दबाव नहीं बना सकती है। और जब केस दर्ज हुआ उससे पहले ही जो है बेल एप्लीकेशन भी मूव हो गया था, और केस दर्ज होने के बाद जो है उनको एंटीसिपेटरी बेल भी मिल गई। क्या आपको लगता है दुष्या को न्याय मिल पाएगा? देखिए जी, मैं जो कहना चाहती हूँ पहले ध्यान से उसे सुनिए, इस सवाल का भी जवाब दूंगी जी। बड़ी बात यह है कि त्विषा शर्मा केस अब सिर्फ एक तरफा नैरेटिव का मामला नहीं है। जांच में कई नई एंगल सामने आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम, प्रोसीजर जो लैप्सेस हुए हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, मेंटल हेल्थ जो क्लेम्स हैं, जो चैट्स हैं, फाइनेंशियल जो बातें निकल के आई हैं, एलिगेशंस, और दोनों परिवार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं कल से 2-3 दिन से इस बात को देख रही हूं और कहा भी है मैंने कई चैनलों पे कि ये आरोप प्रत्यारोप बहुत हो रहे हैं, मड स्लिंगिंग हो रही है। वो बेटी जो आज हमारे बीच में नहीं है, दोनों परिवार उसके हैं, और इस तरीके से मड स्लिंगिंग हो रही है। जांच तो होने ही बाद में है, लेकिन आप उसकी मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु को बर्बाद कर रहे हो, छीछा लेदर कर रहे हो। इसे बंद करो। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, चाहे वो कोई पुरुष हो और चाहे महिला हो, मृत्यु बेहद दुखद है। किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, हिंसा या उकसाने के अब सबूत मिलते हैं, चाहे वो अबेटमेंट टू सुसाइड हो, चाहे सुसाइड हो, चाहे होमिसाइड हो, तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारत का संविधान और कानून यह कहता है
जांच पूरी होने से पहले मीडिया ट्रायल आधार पर अपराधी घोषित किसी को भी नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरा तो पूरा जो है कोर्ट पे बहुत बिलीफ है, मेरा जस्टिस सिस्टम पे बिलीफ है, कोई जंगल राज नहीं है और किसी भी प्रकार के इमोशन से कोर्ट नहीं चलती। कोर्ट हमेशा एविडेंस से चलती है और यहाँ पर विरोधाभास बहुत है। बरखा जी, आप जो कह रही मैं समझ रहा हूँ, आप कह रही है कि कोर्ट जो है सबूत के आधार पर चलता है और इसी बात का डर है कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, सबूत को जो है वो अपने तरीके से जो है उसे बनाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है और देरी जितनी होगी उतना ही सबूत मिटाए जा सकेंगे, सबूत को केस के खिलाफ जो है खड़े किए जा सकते हैं और इसी बात का डर है और इसीलिए मैं आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। चूंकि रसूखदार परिवार है तो दूसरे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में, दूसरे पोस्टमार्टम के लिए इजाजत देने में इतनी देरी क्यों? कोर्ट को देना है, आप तुरंत दीजिए। अगर कि माता पिता को अगर शक है, अगर आपने हत्या नहीं की है और आपने उसे उकसाया नहीं है तो आप दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए आप क्यों दबाव बना रहे हैं कि पोस्टमार्टम दोबारा ना हो? और दूसरी बात, जो पोस्टमार्टम पहला हुआ है उस रिपोर्ट को भी आप वहां पर जमा करने देने में आपने रोक लगाई, आपने उसको अपने प्रभाव से, अपने ताकत से, अपनी शक्ति से रोकने की कोशिश की। ये एक तरीके का बताता है कि आप कहीं ना कहीं दोषी हैं। हमारे साथ अजय पत्रकार हैं, पूरे मसले को बहुत करीब से देखते हैं, ऐसे बहुत सारे मसले भी, मैं आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस तरीके के बहुत सारे मसलों को इन्होंने कवर किया है, बहुत करीब से देखा है। या जो लॉयर्स हैं उनके साथ भी, जजेज हैं उनके साथ भी, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर के उन्होंने ऐसे बहुत सारे केस को इन्वेस्टिगेट किया है एज ए जर्नलिस्ट। मैं इनके अनुभव से जानना चाहूँगा, अजय जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके का मसला है दिशा की मौत के बाद से, जिस तरीके से आरोपी अपने आप को बचाने के लिए तथ्यों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये केस को कमजोर करने की साजिश है? देखिए, आपको एक चीज बता दें, जब भी सुसाइड होता है तो सुसाइड में मस्ट भी जो भी लेडी पढ़ी लिखी होती है, खासतौर से लड़कियां जो हैं, वो सुसाइड नोट जरूर लिखती हैं। सुसाइड नोट नहीं है, सुसाइड नोट नहीं है, तो ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। दूसरी बात आपको बताना है, जब भी कोई सुसाइड होता है तो उसमें मोस्टली गर्दन की मेडुला ऑब्लोंगेटा टूटी होती है या फिर गले पे खिंचाव होता है, इस तरह का भी नहीं पाया गया। फर्स्ट प्राइम फेसिया बिल्कुल नहीं पाया गया। दूसरा, बैक की जो हड्डी होती है ये टूट जाती है, उससे क्या है, नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और आदमी की सुखद मौत हो जाती है। इसलिए लोग हैंगिंग वगैरह, बोलते रहिए जी, हैंगिंग वगैरह को लाइक करते हैं सुसाइड, मगर ये सुसाइड नहीं है, ये डेफिनेटली मर्डर है। आपको एक बात बता दें, बहुत बड़ी बात है कि आला नकब छिपाना, जो भी सुसाइड करेगा वो आला, जो भी सुसाइड करता है वो आला नकब नहीं छुड़ाता। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूं, यूपी में कई डॉक्टर, कई सीएमओ हो गए थे। एक घोटाला हुआ था, स्वास्थ्य घोटाला मायावती के समय, उसमें एक सीएमओ एक्सपायर हो गए थे तो उनका आला नकब जिससे सुसाइड किया था वो गायब था। तो वो कोर्ट ने भी कंसीडर किया कि ये मर्डर है, कोर्ट ने भी इस पे विचार किया, ये निश्चित तौर पे मर्डर है। अगर उसने सुसाइड किया होता तो आला नकब वहां बरामद होता। तीसरी आपको बात बता दे रहे हैं कि दोबारा जो पोस्टमार्टम होता है उसके लिए तमाम जगह जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, जी मैं रिबटल देना चाहती हूँ इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उस फैमिली को लेके, तीसरी एक सेकंड, आपको सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, इसमें जो पंचनामा बना है, पंचनामा में जो 5 लोगों के दस्तखत है, उसमें पूरी जो रिटायर्ड जज है इनकी पूरी बैकिंग है, इनकी गिरीवाला जी की। दूसरी, गिरीवाला जी जिस तरह से कलेक्टर पे आरोप लगा रही है और जिस तरह से कहा ग्लैमर थी, एक लेडी जो खुद जज रही हो वो किसी बेलेडी के लिए इस तरह से कहे, एक बच्ची के लिए कितना गलत है। आपको बता रहे हैं, जो भी बॉम्बे में लड़कियां हैं ग्लैमर उस पे हैं, वो बहुत संघर्ष कर रही हैं, बहुत ही आप समझ लीजिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, उनको स्ट्रगलर कहा जा रहा। उनका एक कैरेक्टर है, तमाम लेडीजें आई हैं एक से एक अच्छे उसमें। आज भारत के, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात आपने कही, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है, इस पे हम लोगों ने कहा था। जी। दूसरी ये बात जो लोग इस तरह की करते हैं वो खुद वैसे होते हैं। एक लेडी जो जज है
वो इस तरह की बात कह रही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है अजय जी, मैं दोबारा वापस आपके पास आऊंगा। मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार इसी मुद्दे पे जो आपने सवाल उठाए, लेकिन उससे पहले बरखा तिरहान जी कुछ बोलना चाह रही है। बरखा जी। देखिए मुकेश जी, अभी 2 मिनट का समय चाहिए। न्याय का मतलब सिर्फ आरोप सुनना नहीं, बल्कि तक पहुंचना होता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, सच तक पहुंचना। अगर हम जांच से पहले फैसला सुना देंगे, जैसे कि अभी ये बोल रहे थे, भाई जांच में सपोर्ट जब आप नहीं कर रहे हैं, जांच में अगर आपको जांच में आप एब्सकॉन्डिंग क्यों है, आप एब्सकॉन्डिंग क्यों है? आप आकर के सरेंडर कीजिए ना। अगर आपको जांच में भरोसा है, आपको लगता है कि आपने हत्या नहीं की है, आपने आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं है, तो आप यहाँ आकर के सरेंडर कीजिए ना, जांच में सहयोग कीजिए। आप जो है ना आरोपी को बचा रही है बरखा जी। बरखा जी, आप, मुझे पता है आप पुरुष आयोग चलाते हैं, आप पुरुषों ऐसे मामले में आप पुरुषों के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन मैं आपका यहाँ पर विरोध करूंगा। मैं ये इस चीज को बिल्कुल नहीं, ये एक बेटी की मौत हुई है, और अगर उसकी मौत हुई है, अगर कोई जिम्मेदार है, अगर पति भागा हुआ है, तो पति अगर अपने आप को कहता है कि वो बेगुनाह है, तो मीडिया के सामने, पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए। पुलिस में आकर के जांच में आप जो है पढ़े लिखे लोग हैं, आप जज के परिवार से हैं, आप एब्सकॉन्डिंग कैसे कर सकते हैं? आप भगोड़े हैं, आप भगोड़े को मत आप डिफेंड कीजिए। ये सबूत की बात हो रही है, और उसी सबूत को मिटाने के लिए टाइम बाय किया जा रहा है। बरखा जी बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक बार तनुज जी के पास जाना चाहूंगा। तनुज जी, क्या आपको लगता है कि एब्सकॉन्डिंग अपने आप में यह बताता है कि आप कहीं ना कहीं दोषी हैं? आपको लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, हम अगर एक बार गिरफ्त में आए तो हमें सजा हो सकती है, और इसीलिए टाइम बाय किया जा रहा है, सबूत को मिटाया जा रहा है, केस को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें पूरा महकमा और पूरा जो अपने रसूख का है वो इस्तेमाल किया जा रहा है? तनुज जी। देखिए, त्विषा शर्मा केस केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि सवाल है कि हमारी बेटियां विवाह के बाद कितनी सुरक्षित है। यदि जांच में जरा सी भी लापरवाही है तो ये केवल एक केस नहीं है, न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास के लिए एक संकट है। कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है निश्चित रूप से, लेकिन सबूतों की सुरक्षा भी यहाँ मायने रखती है। अगर जरा से भी मामले में अगर दहेज प्रताड़ना सिद्ध हो रहा है, जैसा कि प्रथम दृष्टि में हम देख रहे हैं, चाहे वो मर्डर हो चाहे सुसाइड हो, तो उसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आईपीसी की जो धारा 306, टाउरी डेथ यानी आईपीसी की 304B, और क्रुएलिटी क्योंकि शरीर पर कई सारे चोटों के निशान भी है, उसमें 498A जैसे गंभीर अपराध की धाराओं की श्रेणी में आता है, और कहीं ना कहीं साबित करता है कि जब इस तरीके के अपराध हो रहे हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए, इसकी सूक्ष्म रूप से जांच होनी चाहिए। और अगर एक और बार पोस्टमार्टम के लिए किसी अदर स्टेट में, खास करके दिल्ली राजधानी में चिन्हित किया जा रहा है, तो उसके लिए भी परमिशन मिलना चाहिए। पुनः पोस्टमार्टम होकर के जो रिपोर्ट आएगी उस पे कम से कम और विश्वसनीय रूप से आगे इस पे कार्रवाई हो सकी। बिल्कुल, अगर आपको बहू के मॉडल होने से आपको दिक्कत थी, तो शादी के पहले भी पता था कि आप एक मॉडल से शादी कर रहे हैं, आप एक मॉडल को जो है अपनी बहू बनाने की सोच रहे हैं, आपने सब कुछ पहले से आपको पता था। फिर भी अगर मान लीजिए शादी के बाद आपको लगा कि ये मॉडल ट्विसा जो है हमारे परिवार के लायक नहीं है, तो आप तो न्यायालय, आप तो वकील हैं, आप तो लीगल फील्ड से हैं, आप जो है आप तलाक के लिए कह सकते थे, आप डाइवोर्स करा सकते थे, आप संबंध विच्छेद करा सकते थे। आपने हत्या की है, आपने हत्या की है, और हत्यारे को आप डिफेंड कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि सारा कैरेक्टर डिफाइंड त्विषा का किया जा रहा है। बिल्कुल, जो लड़का, जो उसका पति था, उसका कैरेक्टर भी तो डिफाइंड हो, वो भी सबके सामने हो, वो किसमें का है। बिल्कुल, मैं तो उसे हत्यारा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर जो आदमी भागा हुआ है और जो वहां के सबूत हैं, जो जैसा कि अभी अजय जी ने कहा, मुझे लगता है कि वो सारी चीजें बताते हैं कि पुलिस उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, अपने रसूख से केस को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। शादी के बाद जो लड़के हैं उनकी आत्महत्या की दर एनसीआरबी का डेटा बताता है। अरे इस डेटा पे मत जाइए, वो उस डेटा से ट्विसा का कोई मतलब नहीं है। आप लोग उस डेटा के पीछे में जो है ना, किसी बेटी की मौत को छुपा नहीं सकती हैं। आप डेटा से इसमें बात मत कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र द्विवेदी जी हैं। जी, जो डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट जरा सुनिए, जरा सा सुन लीजिए। बरखा जी, अभी है टाइम। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राथमिक दृष्टि में वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। घर में किसी की अगर हत्या हुई है या सुसाइड हुई है, चाहे जो हुआ हो, लेकिन उनको वहां रहना चाहिए था ना, अगर वो जिम्मेदार पति हैं, इफ ही इज इनोसेंट एंड नॉट गिल्टी माइंडेड। बिल्कुल, ये टाइम बाई करने की टेक्निक है। यहाँ देखिए, हर केस अलग होता है, पिछले केस से नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पे हस्बैंड एब्सकॉन्डिंग है, तो संभवतः इसकी जांच होनी चाहिए, और जो तथ्यों में आए कानून द्वारा, बिल्कुल जांच में सहयोग करना चाहिए ना। आप तो पढ़े लिखे हैं, लीगल फील्ड के, आप जांच में सहयोग कीजिए ना। अगर आप निर्दोष मानते हैं अपने आप को, तो जांच में सहयोग कीजिए। आप सामने आप एब्सकॉन्डिंग क्यों है? और एक बात और देखिए, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आया है,
ट्विशा छत पे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन छत का विजुअल नहीं है जहां पर सुसाइड हुआ या मर्डर, वहां के विजुअल नहीं। उसके बाद क्या है, बॉडी को सीसीटीवी कैमरा के रेंज में लाया गया और उसके बाद उसे जो है वो सीपीआर जो है वो देने की जो है वो रिकॉर्ड, वो सबूत बनाया जा रहा है। अब देखिए पढ़े लिखे लोग जो हैं वो किस तरीके से अपराध करते हैं, फिर अपराध को छुपाने के लिए सबूत भी उसी तरीके से क्रिएट करते हैं। एक मैं बोलना चाहूंगा आरुषि मर्डर केस में भी वो हस्बैंड वाइफ मिलके, जो कि बहुत बड़ा सीबीआई के लिए चैलेंज था। पढ़े लिखे लोग क्राइम भी बहुत पॉलिश तरीके से करते हैं सीसीटीवी में दिखाने के लिए कि हमने जीवन देने की, तो ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। बिल्कुल आपने सही कहा, आरुषि की याद आपने दिलाई। जिस तरीके से आरुषि की मौत हो गई, लेकिन अभी तक कोई हत्यारा सामने नहीं आया। कौन मारा, आखिर किसी ने तो मारा होगा ना आरुषि को। मुझे लगता है कि दुशा को भी आरुषि बनाने की साजिश हो रही है और दुशा की मौत को भी उसी दिशा में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। जितनी देरी होगी सबूत के साथ छेड़छाड़ होगा और सबूत नष्ट होंगे और आरोपी और अपराधी जो है बचाए जा सकेंगे। एक बार तनुज जी क्या कहेंगे, क्या इस केस को भी उससे आप जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने जोड़ा है, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल उसी दिशा में जा रहा है? तनुज जी। क्या मैं इस डिबेट का हिस्सा हूं? मैं, आप बिल्कुल हिस्सा है। मैं आ रहा हूं आपके पास, तनुज जी आ रही हैं, बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जी तनुज जी। आरुषि तलवार का हत्याकांड एक अलग तरीके का मामला था। मैं आ रहा हूं आपके पास। उसमें कई तरीके के उसमें फैसलों में हमने देखा कि कई तरीके की पूछ रही हूँ। मैं बरखा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अभी हमारे पास समय, मैं आऊंगा आपके पास प्लीज। आपका टाइम आया जब आप बोलिएगा प्लीज जी, आप हमारे टाइम पे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, आरुषि तलवार का हत्याकांड एक अलग तरीके की हत्याकांड था। वो देश का बहुत चर्चित मामला था निश्चित रूप से। यहाँ वो एक माता पिता के द्वारा शायद, जिसमें लेकिन बाद में माननीय न्यायालय ने उन्हें बरी किया है उस मामले में, तो कहना मुश्किल हैं उन तरीके से खुली नहीं। लेकिन सबूतों का अभाव इनिशियल लेवल पर जब जब्ती होती है, सबूत क्रिएट होते हैं, उस समय जो अभाव होता है उसी के चलते पूरा केस हमेशा डाइवर्ट होता है। और वैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि शुरुआती स्तर पर सबूतों का अभाव अगर रहेगा तो आगे चल के केस में कमजोरी कानूनन रूप से देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, और जैसा कि एक लॉ का थंब रूल है कि चाहे 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर ये केस में भी ये लोग भी जो है छूट जाएंगे। मैं आऊंगा अजय जी आपके पास आऊंगा, जब बरखा जी के पास चलते हैं। बरखा जी, मैं अजय जी आ रहा हूँ आपके पास, बरखा जी को पहले। जी मुकेश जी, हाँ मेरी बात का भी तो जवाब दीजिए। जी बोलिए, आप सवाल तो पूछिए, क्या जवाब देना है? जी मुकेश जी, कुछ हफ्ते पहले अमन शर्मा जज साहब हैं जो दिल्ली में थे, छोटी सी जगह से, अलवर से पढ़ा लिखा करके उनके पिताजी ने उन्हें जज बनाया और वो यहाँ पर दिल्ली में जज थे और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने पूरी बात अपनी रखी। आप लोगों ने कितने डिबेट किया और लड़की की अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई? लड़की के परिवार की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? कोई मांग क्यों नहीं हुई? मैं तो लगातार यहाँ पर मांग कर रही हूँ कि लड़का जो ये जितने भी केस हुए सब में सुसाइड नोट था, इसमें सुसाइड नोट नहीं है। ये निश्चित तौर पे मर्डर। मतलब आप एक आदमी के साथ न्याय नहीं हुआ, उनकी लड़ाई, जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं बरखा जी, उस बात को हम लोगों ने दिखाया था, मीडिया ने भी दिखाया था। बाकी प्रशासन है और हम लोग आरोप जो है प्रशासन पे ही लगा रहे हैं कि उस सबूतों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और अजय जी कह रहे हैं कि सुसाइड नोट नहीं है, सुसाइड नोट नहीं है, इसका मतलब है कि भाई उसकी हत्या हुई है। ये पहले प्रथम दृष्टिया जो माना जाता है, मान करके आप जो है जांच को आगे बढ़ाओ। आप सुसाइड मान करके जांच को आगे बढ़ाओगे तो आप कभी उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचोगे। जो अगर सुसाइड नोट नहीं है तो आप सामान्य केस में तो पुलिस उसे हत्या मानती है। ठीक है, आपने जो कहा, आप बरखा जी, आप एक उदाहरण से, एक गलत उदाहरण से दूसरे घटना को सही नहीं ठहरा सकते। चाहे एक आप उदाहरण देखा, हर एक घटना अपने आप में अलग है। दुशा की मौत हुई है, उसके केस को दबाने की, आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। जो आरोपी हैं रसूखदार हैं, लीगल फील्ड से हैं, जज की फैमिली है, वकील हैं लोग, और पूरे मामले को जो है अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी पे हमारा आरोप है कि जो मांग की जा रही है दुशा के माता पिता की तरफ से, वो मांग क्यों नहीं प्रशासन पूरा, या कोर्ट जो है वो उसे क्यों नहीं पूरा, दोबारा पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया जा रहा है, इसी पे हमारी चर्चा। ठीक है, मैं आपकी बात को सुन लिया। अजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार मैं अजय जी के पास जाऊंगा। अजय जी, जी बोलिए अजय जी।
ठीक है बरखा जी मैं समझ गया, अब मैं आपकी बात समझ गया जी। अब आप चुप हो जाइए, आपकी बातें सुन ली गई है, दूसरे की भी सुनिए। देखिए आपको गलत आप बोल, आप सुनिए तो दूसरे की, आपकी बात पर नहीं बोले, दूसरी सुनिए तो, दूसरी की सुनिए तो, दूसरे को सुनिए तब बोलिए। आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए आप लोग, आपस में। बरखा जी आपस में। अजय जी आप जवाब मत दीजिए इनका, ठीक है बरखा जी ठीक है, वो उनको बोलने दीजिए, वो उनका टर्म है, बरखा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको सबसे ज्यादा समय दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जस्टिस होनी चाहिए, जस्टिस सबके साथ होना चाहिए। आप दूसरा के लिए जस्टिस मांगते आप दूसरे के लिए क्यों मांग रही है? अभी जिसके लिए जस्टिस मांगा जा रहा है उसके लिए मांगिए ना। आप दूसरे के लिए, दूसरा के टाइम में दूसरे के लिए जस्टिस मांग के आप दूसरा के साथ अन्याय कर रही है। बरखा आप अन्याय कर रही है, दूसरा के साथ आप अन्याय कर रही है। आप भी एक बेटी हैं, आप दूसरा के साथ अन्याय कर रही हैं, ठीक है। अब मैं समझ गया। अब एक बार अजय जी अरे हो गया बरखा जी, अब एक बार अजय जी को बोलने दीजिए। अजय जी बोलिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हाँ देखिए एक सिस्टम ये है, एक सुन लीजिए, हाँ एक सेकंड सुन लीजिए। सिस्टम ये है, जब भी कोई डेथ होती है, सुन लीजिए पहले। अब आप बोल चुकी, कितना बोलेगी, किसी दूसरे की तो सुनेगी। आप अजीब है, किसी दूसरे को तो सुनेगी। आप एक ही बात को लगातार कह रही, किसी दूसरे नहीं सुन रही। इसमें कहीं पे भी इमोशंस पे डिसाइड नहीं कर सकते। अब चुप तो हो जाइए, किसी दूसरे की भी तो सुनिए। आप ही लगातार एक ही बात को, न्याय का मतलब नहीं है ये। अब चुप हो जाइए, किसी दूसरे की भी सुनिए। होता है बरखा जी आप एक तरफा आप ही केवल बोलेंगे, दूसरे की बात दर्शक केवल आपको नहीं सुनने के लिए आए हैं। प्लीज और लोगों की बात होने दीजिए जी। जिंदगी बीत गई है, मैं आपने सबसे ज्यादा समय लिया, आपने सबसे ज्यादा समय लिया जी। अजय जी देखिए मैं यही पढ़ाता हूँ। मैं म्यूट करूंगा फिर आपको, आप प्लीज जी। अजय जी आप दूसरे की मत सुनिए, दूसरे की भी सुनिए। देखिए ऐसा है, आपको बता रहे हैं, अगर आप अरे आप गलत होंगी तो आप अपना टर्म, जब आपका टर्म आएगा तो आप बोलिएगा ना। दूसरे के टर्म में क्यों बोल रही हैं आप जी? अजय जी तो आप मुझे मौका दीजिए, और मैं सबसे ज्यादा मौका दे रहा हूं आपको। देखिए अजय जी आप सुन लीजिए, किसी ने सास ने क्या किया, अजय जी सबसे ज्यादा किया सास गिरवाला सिंह ने क्या किया, सास गिरवाला सिंह ने क्या किया, उनके परिवार ने एंटीसिपेटरी बिल कर दी ताकि उनकी अरेस्टिंग ना हो। क्यों इन्होंने पहले से एंटीसिपेटरी, इसका मतलब ये कल्प्रिट्स है। क्यों कोर्ट गए? अगर इनको यही है तो दोबारा कोर्ट से जाकर के, अगर ये पाक साफ है तो इनको खुद कोर्ट में जाकर के ये दोबारा पोस्टमार्टम कराते। दूसरी पोस्टमार्टम के लिए 5 डॉक्टर एक्सपर्ट और वीडियोग्राफी में होना चाहिए था एक्सपर्ट, और वो भी इन्होंने नहीं हुआ। जब भी ऐसा कोई केस होता है तो हॉस्पिटल जाता है, वहां इमरजेंसी मेडिकल अफसर देखता है, वो एक मेडिकल लीगल बनाता है, उसमें ये बताता है कि ये सुसाइड है या ये रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए, तब वो रिकमेंड करता है पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा पंचनामा होता है, पंचनामा में अफेक्टेड हुए, पंचनामा में जज साहब ने अपनी चलाई है, अपने मनमाफिक लोगों को किया है। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे पुलिस पे दबाव पड़ा, परंतु वहां का कमिश्नर जो है वो दबाव में नहीं आए। कमिश्नर ने कई बार इशारा किया आप कोर्ट चले जाए। अब देखिए क्या है, जुडिशरी ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं, मगर कोर्ट में उस फैमिली को, वहां के एडवोकेट्स को बतला दिया गया है कि इस केस को परसू नहीं करना, उसको डिले कराया जा रहा, कोर्ट नहीं भेजा जा रहा, ताकि दोबारा इसका पोस्टमार्टम ना हो पाए। बिल्कुल, आपको जो सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, ठीक है अजय जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, उस पर हम बात करेंगे, उनसे हम तनुज दीक्षित जी से बात करेंगे। लेकिन एक बार मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये पेशबंदी कर रही है मैडम जी, ठीक है। जब डॉक्टर साहब, जब दिशा की शादी हुई थी तो वो मॉडल थी, सबको पता है, आज़ाद ख्याल की बेटी है, सबको पता था। लेकिन क्या आज़ाद ख्याल का होना, क्या मॉडल होना, क्या इस बात ये बताता है कि आप आज़ाद ख्याल की हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी? अगर आप अपने मन की चाहेंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, अगर आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। ये जो लोगों के मन में जो बैठा, मैं दुशा के मन में, दुशा के परिवार के मन में नहीं, क्या उनके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस वक्त, और क्यों वो इस मुकाम तक पहुंचने को मजबूर हुए, मैं चाहता हूं थोड़ा अपने एंगल से टेक्निकली थोड़ा डिफाइन करें। जी देखिए, अब समय ऐसा आ गया है जबकि लड़कियां मुखर होके पुरुषों की बराबरी न सिर्फ बराबरी कर रही हैं बल्कि एक्सेल कर रही हैं। आईएएस हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो, मेडल जीतना हो। और ये बात कई बार लोग एक नोशन डेवलप कर लेते हैं कि मुझे एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, उनका तेज, उनका यश पचा नहीं पाते हैं।
इस नाते वो एक माइंडसेट से पहले ही ग्रसित रहते हैं और धीरे धीरे वो नेगेटिव ऑरा फील्ड महिला को, एक तो पहली बात है कि आप शादी करें तो पहले बैकग्राउंड चेक आजकल जरूर करा ले, आपका टेस्ट टेम्परामेंट मिलता है या नहीं। जल्दीबाजी में स्टिमुलेट होकर शादी नहीं करना चाहिए, डेट करें, मिले, जाने, फैमिली का टेम्परामेंट मैच हो तो आगे बढ़े। और अगर वो लेडी घर आ जाती है तो फिर आप एक न्यूट्रल या पॉजिटिव माइंडसेट से न बढ़ के उसके अगेंस्ट ऑलरेडी बायस्ड है। अब आपका व्यवहार उससे वो ट्रेडिशनल उम्मीद करेगा और आप उसके यश को नहीं पचा पाएंगे, फिर उसका आइसोलेशन, उसके ऊपर अलग अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉर्चर शुरू होता है। जैसे कि दिशा ने भी ट्विटर पे कहा था, मेरा जीवन नरक हो गया है, ये लोग निर्दयी हैं। जैसे कि ये सारी चीजें कड़ियां जुड़ रही हैं, हस्बैंड का गायब होना, जैसे कि उसके अगेंस्ट एविडेंसेस हो रहे हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि लड़की अगर प्रोग्रेसिव है। बिल्कुल, वो उसकी बहन के साथ जो उसका चैट है, उस चैट में उसने कहा कि समर्थ को शक था कि शायद दिशा का संबंध किसी और के साथ है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो पूछ रहा था, बार-बार से पूछता था कि ये बच्चा किसका है। इसलिए इस चीज में कोई पुष्टि नहीं है। लड़कियां प्रोग्रेस, तो ये टॉर्चर हुआ ना, ये टॉर्चर हुआ, ये बच्चा किसका है, ये टॉर्चर हुआ एक शक और व्यू के हिसाब से कि मीडिया के लोग करप्ट होते हैं। बहुत अच्छे हो सकते हैं मीडिया के लोग, बहुत सात्विक हो सकते हैं, जो नॉर्मल संत हैं उनसे अच्छे हो सकते हैं, पर समाज जो दिखता है वही बिकता है। समाज इसी में दिख जाता है कि क्या दिख रहा है। यहाँ आसाराम बापू जैसे लोग भी थे जो कि सन्यासी होके कर्म में फंसे थे। इसलिए आप इस पे मत जाइए कि लड़की का प्रोफेशन क्या है, उसका टेम्परामेंट, एटीट्यूड, माइंडसेट को ज्यादा तवज्जो दीजिए। नहीं, ये सब कुछ जानते बूझते आपने शादी की थी ना, ऐसा नहीं कि आपको अनजाने में थोप दिया गया। सब ये अरेंज मैरिज था, आपने सब कुछ जानते बूझते समझते, और पूरे सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं कि उसने छुपा कर रखा था। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे इनका पूरा प्रोफाइल है और सब कोई जानते हैं। She was very transparent। अब आप उसके तेज को या पैसे को नहीं सह पाए, आप उसको घर का वो चूल्हा चौका वाले ढांचे में डालना चाह रहे हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम है। आपने दिखाया कुछ था, बाद में आप बिल्कुल। उसका पति समर्थ जो है वो सक्की मिजाज का था, वो जो है कायर था, और वो जिस तरीके का व्यवहार निर्दयी भी था, जैसे कि बता रहे अपने ट्वीट में दिशा ने बताया है। और जो ट्वीट आया है, मैं एक बार तनुज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो ट्वीट आया है, जो चैट सामने आया है, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कई तरह के मानसिक विकार, व्यक्तित्व विकार आजकल बढ़ गए हैं। नार्सिसिज्म, पैरानॉइड पर्सनालिटी, जो ये महिला और पुरुष बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे तनुज। तो तनुज दीक्षित जी के पास मैं कहूँ, जी आप बरखा जी आ रहा हूँ आपका। तनुज जी, जो चैट रिवील हुआ है, जो चैट सामने आया है दिशा का, जिसमें कहा है कि पति शक करता था कि वो पेट में बच्चा किसका है, क्या आपको लगता है कि ये एक परफेक्ट रीजन बन सकता है जो आपने हत्या की? क्या ये काफी मतलब जो पक्का और काफी बड़ा सबूत है? देखिए, क्योंकि इस केस में कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है जी, कोई क्लियरेंस नहीं है, स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही प्रॉपर, कोई भी सबूतों के साथ में अभी पूर्ण साक्ष्य हाथ ढंग से लगे नहीं है। साथ ही साथ जो आरोपी माना जा रहा है वो भी फरार है। कुल मिलाकर के अभी स्थिति बिल्कुल अनक्लियर कंडीशन पर है। लेकिन निश्चित रूप से इस तरीके की चैट का सामने आना ये बिल्कुल बहुत बड़ा एविडेंस के रूप में लिया जाएगा, और ये मायने भी रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस मामले में चुनिंदा सबूतों के आधार पर ही आगे कार्रवाई बढ़ेगी, चाहे वो स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो सच एविडेंस हो, या जो रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट उसके पेरेंट्स की तरफ से, यही बहुत मुख्य आधार इसमें साबित होगा। जी बिल्कुल। और बरखा जी के पास नहीं, अगर सुसाइड होता तो सुसाइड नोट मस्ट भी होता। बिल्कुल। और क्वालिफाइड लेडीज सुसाइड नोट डेफिनेटली लिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 10 मिनट पहले उसके माता पिता से बात हुई थी, तभी अगर उसके बिल्कुल सही थी वो बातचीत। 10 मिनट पहले उसकी बातचीत है, 10 मिनट के बाद भाग क्यों गया। ठीक है बरखा जी, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, अजय जी समय की कमी है, समय की कमी। ठीक है बरखा जी बोलिए। जी देखिए, पुरुष आयोग जो है स्टैंड्स फॉर फेयर इन्वेस्टिगेशन, जेंडर न्यूट्रल जस्टिस and accountability. If we start, ठीक है भाई आप कह रहे हैं किसको नहीं, केवल आपके, सब कोई मांग रहा है, हम लोग भी तो वही कह रहे हैं कि जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय हो तो पूरा हो,
न्याय और वो न्याय की दिशा में जाएगा। सबूत के आधार पे न्याय मिलता है, जब सबूत मिटा देंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। और हम लोग पूरा जो अभी कर रहे हैं वो सवाल ही इसी पे कर रहे हैं कि देरी होने से सबूत नष्ट हो रहे हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट को ऑर्डर करना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सबूत को नष्ट नहीं होने देना चाहिए और दुष्यंत को न्याय मिलना चाहिए। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बरखा जी आपका, अजय जी आपका, तनुज जी आपका और डॉक्टर द्विवेदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया। दुष्यंत की मौत हो चुकी है, लेकिन न्याय के लिए उसके परिवार वाले आज भी जूझ रहे हैं, दर-बदर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई केवल दुष्यंत के जो आरोपी हैं उनसे नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है, और सिस्टम से जीत पाना सभी के बस की बात नहीं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।